हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज हम अपनी प्रश्नावली 3.6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड इसके लास्ट वाले पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था कि ये प्रश्नावली 3.6 के लगभग सभी क्वेश्चन कहे तो ये 7वां तक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ तक था हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। यदि आपको नहीं है, चलिए इसको हम आज सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें लगता है आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा टफेस्ट हो सकता है। क्योंकि इन थोड़ा क्वेश्चनों से ये थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, बट फुल कॉन्सेप्ट लॉजिक हम बता देते हैं और इसको सॉल्व करा देते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड इसके पहले लेक्चर में हमने आपको बता दिया, यदि आप चीज़ें नहीं देखे हैं तो पहले अगले वाले लेक्चर को अटेंड करिए, देन आफ्टर आप ये इस लेक्चर को देखिए और चीज़ों को समझिए। चलो मैं इस वाली सवाल को लगवाता हूँ, जो कि कहें पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी। सो हम इसको आप सॉल्व कराते हैं। ओके चलिए, ये रहा आपका कुछ क्वेश्चन जो कि हमने आपको नोट कर दिया है। तो देखिए इसमें क्या करना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चनों को, इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उस सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई होगा। ओके करना क्या है कि हमें लेट कर लेना है, मान लेना है। क्या मानना है कि देखिए 1/3x + y एंड 1/3x + y यहाँ दोनों में है। एंड यहाँ देखिए 1/3x - y एंड यहाँ भी है हमारा 1/3x - y। तो यहाँ हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानना क्यों है कि इसे हमें ना रैखिक समीकरण युग में रिप्लेस करने का है, तो परिवर्तित करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें करते क्या है, माना लेट कर लेते हैं, माना 1/3x + y = m मान लेते हैं। आप u भी मान सकते हैं, v भी मान सकते हैं, जैसे कि हमने आपको सब बता दिया है कि मानने में ये इसमें कोई भी चर मान सकते हैं, m n कुछ भी u v। तो हम m मानते हैं तो m मान लेते हैं। तो माना हमने कि ये 1/3x + y = m है, और हम क्या मान लेते हैं कि 1/3x - y = हमारा n है। ओके तो अब लिखेंगे, हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, वो पहले इक्वेशन जो हम ये वैल्यू पुट करेंगे इतनी m, तो ये हो जाएगा m प्लस इसके प्लेस पे जब हमने m पुट किए तो m हो गया, और कुछ है नहीं गुणांक वगैरह। एंड यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे y, क्योंकि माना है हमने 1/3x - y = n, इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू 3/4। अब वो क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ऐसे रहने दीजिए, लेकिन हम चलिए कर देते हैं। तो 4m + 4y = 3, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट योर। ओके ये आपका पहला समीकरण हो गया, हमने इसको पहला समीकरण मान लिया। ओके तो चलिए दूसरे समीकरण में रखते हैं। अब क्या होगा, देखिए इसकी 1/3x + y, इसकी वैल्यू जो हो गई टोटल, उसकी वैल्यू तो हमारी m हो गई, तो इसके प्लेस पे हम पहले m रखेंगे। एंड ये 2 है, 2 अपॉन में है तो 2 अपॉन में रहेगा। ओके ध्यान से समझिएगा, चीज़ें बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये 1 इसके प्लेस पे 1/3x - y हमने क्या माना है n, तो n रख देंगे। एंड अपॉन में 2 है, इसीलिए 2 रहेगा आपका अपॉन में, इक्वल टू -1/8। चलिए इसको लिखते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा, 2 का एलसीएम 2 आएगा। एंड m - n हो जाएगा इज इक्वल टू 1/8। देखिए एलसीएम, एचसीएफ और भिन्न का जोड़ घटाना, ये सब बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो कि आपको बेहद ही आनी ही चाहिए ये, क्योंकि इसके बिना आपको 10th की आप 9th की कोई भी आप सवाल ही नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि ये बेसिक है जो कि आपको आना ही चाहिए, जो कि कंपलसरी है। यदि चीज़ें आपको नहीं आती तो फर्स्टली आप इन सभी चीज़ों को सीखिए कि एचसीएफ एलसीएम कैसे होता है, क्या कैसे फाइंड करते हैं, और भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब चीज़ें सीखिए। देन आफ्टर आप 10th की मैथ को सॉल्व करिए। ओके आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आती होंगी कि एलसीएम एचसीएफ कैसे हो जाता है, क्या चीज़ें क्या है। ओके ये 2 सामने ये कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो m - n इज इक्वल टू -1/4 है। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4m - n, 4n, ये 4 सब में गुणा होगा, इज इक्वल टू -1। दिस इज़ योर इक्वेशन सेकेंड। ओके तो ये इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इक्वेशन 2। हमको क्या करना होगा, अब हम विलोपन विधि से m और n की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। ओके क्योंकि ऐसे ही सभी सेम प्रोसेस है। इसके अगले वाले लेक्चर में जो क्वेश्चन हमने डिटेलिंग की थी, सॉल्व किया था, वो भी ऐसे ही था। चलिए सॉल्व करते हैं, लिखेंगे
विलोपन। देखिए, अगर आप वाकई रियल में चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप कुछ अच्छा मार्क्स गेन करें, अच्छा मार्क्स लाएं, तो प्लीज़ चीज़ों को सीखना चालू करिए और अपना टाइम पढ़ाई में दीजिए। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि बिना टाइम दिए, बिना आप वीडियो को पूरा देखें एंड तक, ऐसी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। ओके, वीडियो को स्किप करने से आपको चीज़ें नहीं आएंगी। यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा और मेहनत करनी होगी। चलिए विलोपन विधि से करते हैं इसको। विलोपन विधि से लिख देते हैं कि कौन कौन समीकरण से। समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, 4m प्लस 4y इक्वल टू 3, एंड ये 4m माइनस 4, सॉरी ये y नहीं है, ये n है, y की भी कोई बात नहीं है यहाँ, ये n है, सॉरी ये आपका ऐसा कुछ हो गया, 4m प्लस 4n इक्वल टू 3, एंड ये 4m माइनस 4n इक्वल टू -1। तो हम क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। लिखिएगा घटाने पर जब घटाएंगे ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा घटाने के लिए, तो ये कट जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और ये माइनस है, घटाने के लिए हम इसको चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में तभी तो घटेगा। तो +4 हो गया। अभी -4n से +4 हो गया, तो +4n एंड +4n आपको हो जाएगा 8n, एंड ये माइनस है, हमने लिखा घटाने पे, तो इसको घटाएंगे तो चेंज हो जाएगा, ये +1 + 3 इक्वल टू 4। एंड यहाँ से हमें क्या होता है कि n की वैल्यू प्राप्त होती है कुछ, जो कि 1/2 है। 4 से 4 डिवाइड होगा, 2 आएगा, ये 1, तो 2 यहाँ चला आएगा। एंड n की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। अब क्या करते हैं कि n का मान समीकरण किसी में रख देते हैं और m का मान प्राप्त कर लेते हैं। चलिए n का मान समीकरण, इक्वेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, किस में रखते हैं हम। चलिए हम पहले वाले रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, ये आपका इंग्लिश हो गया। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये है। चलिए इसमें रखते हैं 4m प्लस 4, सॉरी n है, तो 4n की वैल्यू क्या हमने प्राप्त की, 1/2 रख देते हैं इक्वल टू 3, 2 से कटेगा 2, 4m इक्वल टू 1, ये 2 है तो इधर जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा, घट जाएगा, तो 3 - 2 इक्वल टू 1 डायरेक्टली लिया। और m की वैल्यू हमने प्राप्त की 1/4, यहाँ से ये 4 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा आपका डिवाइड में, भाग में। तो m और n की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब क्या करेंगे, अब सिंपली जहाँ हमने माना था ये 1/3x प्लस y, यहाँ आपने पुट कर देना है। हम माने थे ना यहाँ m और n, तो अब चलिए m और m की वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ लिखते हैं, अब इधर कर देते हैं, स्पेस है, ज़्यादा पेज डिस्ट्रॉय नहीं करना है, क्योंकि पेज भी यूज़फुल है, बहुत महंगी कापियाँ हो गई। देखिए अब लिखिएगा ऐसे ही, अब 1 प्लस, चूँकि लिखिएगा माने थे जो कि हम 3x प्लस वाई इक्वल टू m, तो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m की वैल्यू हमने प्राप्त की 1/4, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। दिस इज योर इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। लिखिएगा और क्या माना था हमने, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू n, तो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n की वैल्यू 1/2, सिंपली ये होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। दिस इज योर इक्वेशन 4। ओके, तो आप क्या करना है, एलिमिनेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए यहाँ 3x है, यहाँ घटाएंगे तो ये कट जाएगा, और ये y भी है, y भी घटा देंगे तो कट जाएगा। चलिए लिखते हैं विलोपन विधि से। लिखेंगे क्या, ऐसे विलोपन विधि से आप लिख दीजिएगा समीकरण 3 व 4 से। क्यों 3 व 4 से, क्योंकि हमें अब x और y की एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त करनी है। 3 व 4 से फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, यहाँ विलोपन विधि से लिख दीजिएगा, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब घटाने पे लिख दीजिएगा, घटाते हैं हम यहाँ, देखिए जोड़ रहे हो तो जोड़िएगा, घटाना है तो घटाइए, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, एंड ये माइनस है प्लस चेंज हो जाएगा,
तो 2y इक्वल टू, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो, क्योंकि घटाने पर लिखें तो माइनस, देखिए 4 - 2 कितना हुआ 2, तो y की वैल्यू 1 प्राप्त हुई। एंड y का मान अब रख देते हैं हम समीकरण 4 में। आप लिखिएगा y का मान समीकरण 4 में रखने पे या 3 में रखने, हम 4 में रखते हैं डायरेक्टली, आप लिख दीजिएगा 3x - y इक्वल टू 2, तो 3x - 1 इक्वल टू 2, 3x इज इक्वल टू 2, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि -1 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने प्राप्त की, कितनी वैल्यू प्राप्त की, 1 प्राप्त की, और y की वैल्यू 1। अतः आप लिख दे दिएगा कि अतः x और y का मान लिख देते हैं हम। क्या लिखना है कि इसमें अतः x बराबर 1 व y बराबर 1 होगा या है, ऐसा कुछ। तो आप देखिए आपने x और y की वैल्यू प्राप्त की, वो भी इतने लंबे प्रोसेस के बाद, इतनी लंबे प्रोसेस के बाद। ओके, तो हम अब चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर राइट है। चलिए किसी इक्वेशन पुट करते हैं, हम मान लेते हैं कि आपका इक्वेशन इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ हमने x की वैल्यू कितनी प्राप्त की 1, यहाँ 1 रखेंगे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 1 इक्वल 3, एंड माइनस y की वैल्यू हमने प्राप्त की 1, तो 3 - 1 इक्वल टू कितना होगा 2, जो कि हमारा उस पक्ष के बराबर आया। अतः हमने जो क्वेश्चन किया है, जिसका हमसे आंसर पाया है जो x और y की, वो हमारा क्वेश्चन ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, यदि आपको डाउट होता है अपने आंसर पे, तो चीज़ों को आप हल करने के बाद आंसर मिलाने के लिए, जांच करने के लिए इस तरह क्वेश्चन में आप रख सकते हो। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस तरह का आप क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब जो हमारा शेष बचा क्वेश्चन है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका ये क्वेश्चन है आपका, कुछ निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जो मैं बता रहा हूँ चीज़ों को, वो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। तो ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आएंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको चीज़ों को, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ऐसे स्किप ना करिएगा, क्योंकि आपको सीखना है रियल में। तो कुछ सीखना है तो चीज़ों को टाइम दीजिए और क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। एंड हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। तो देखिए जो क्वेश्चन कहता है कि क्या ज्ञात करना है, तो उसी को हम मान लेते हैं क्या मानना है, इसमें क्या है। कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि इसमें माने क्या। मानना वही होता है जो हमें फाइंड करना होता है, जो हमें प्राप्त करना होता है। तो यहाँ हमें प्राप्त करना है स्थिर जल में चाल किसकी, ऋतु की। तो मानेंगे हम ऋतु की, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर्स, एंड और धारा की चाल y किलोमीटर। यही मान लेंगे, क्योंकि यही निकालना है। तो यही जो चीज़ें निकालनी होती है उसको हम मान लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको हम आपको ग्राफ से पिक्चर बना करके चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए ये नदी है जो कि धारा बह रही है। ओके, ये नदी है और यहाँ एक लड़की जिसका नाम क्या है, ऋतु है। ये आप लड़की है जो कि तैर रही है। देखिए पिक्चर्स तो 3D में कोई बन नहीं पाएगा, बाकी ये चीज़ों को समझिए। ये लड़की अब तैर रही है, ये ऋतु नाम की लड़की जो कि तैर रही है किसमें, नदी में। तो हम क्या करते हैं, नदी की चाल माना है हमने y किलोमीटर पर आवर्स, एंड ये इसकी जो लड़की चाल है वो है हमारी x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो y किलोमीटर पर आवर किसकी चाल है, हम यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देते हैं चीज़ों को। माना स्थिर जल में
ऋतु, क्या नाम है, ऋतु की चाल जो हमने माना है x किलोमीटर पर आवर तथा क्या कहते हैं, तथा धारा मतलब जो पानी बह रहा है, धारा की चाल इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर है। ओके, ये स्पीड का मतलब है किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकंड भी होता है, वो दूसरी पद्धति में होता है सीरीज में, MKS में। तो देखिए ये ऋतु है, ये धारा में तैर रही है, ये नदी है, नदी भी इस तरह से बह रही है इस दिशा में। और एक कंडीशन है, और मान लीजिए दूसरा बनाते हैं पिक्चर्स। देखिए पिक्चर्स के माध्यम चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हम बना रहे हैं। अब देखिए क्या करते हैं, अब मान लीजिए जो ऋतु है वो कुछ ऐसे करके इस साइड में अब की तैर रही है, इस साइड में। एंड हमारा जो पानी का फ्लो है, बहाव, देखिए नदी का बहाव तो बदलेगा नहीं, है कि नहीं, क्योंकि आप मान लीजिए किसी नहर वगैरह में नहा रहे हैं, तो क्या चीज़ें आप देखिए आप तो बदल सकते हैं कोई भी दिशा में। तो ये मान लीजिए क्वेश्चन दिया, भी समझाते हैं आपको चीज़ों को। ये इसकी y किलोमीटर पर आवर चाल हो गई, एंड इसकी हमने माना था कि x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। ओके, तो x किलोमीटर और y किलोमीटर। तो इसमें क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन में, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। देखिए अनुकूल का मतलब क्या है कि धारा जो पानी बह रहा है ऐसे बह रहा है, तो अनुकूल का मतलब होगा उसकी दिशा में। अच्छा ये बताइए, अगर धारा कोई चाल से y से जा रही है और ऋतु x से जा रही है x से जा रही है, तो ये कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं तैरेगी। मतलब कि ये समझिए, अगर इसकी चाल कुछ होगी धारा की एंड कुछ ऋतु की, तो क्या होगा कि स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। वो कैसे कि इसकी चाल कुछ होगी और पानी का बहाव भी होगा, तो पानी का बहाव इसे धक्का देगा ना, ऋतु को धक्का देगा। जाहिर सी बात है, कुछ आप तो ऐसे स्थिर रहेंगे नहीं। जो पानी का बहाव, अगर मान लीजिए आप किसी नदी में तैर रहे हैं या नहा रहे हैं, तो नदी का बहाव है तो कुछ तो आप तैरेंगे, और कुछ नदी का जो बहाव है पानी से भी तो आप आगे की ओर बढ़ेंगे। एंड यही सेम सिस्टम इसमें भी लग रहा है। तो जब कहेंगे ऋतु की, यहाँ लिखेंगे ऋतु की धारा के अनुकूल चाल के हो जाएगी हमारी गाइस, वो हो जाएगी x + y किलोमीटर पर आवर, x + y किलोमीटर पर आवर। वो कैसे, क्योंकि कुछ स्पीड तो धारा की होगी, पानी की बहाव होगी, और कुछ इसकी होगी, तो पानी का बहाव भी इसे अपनी तरफ से ठेलेगा और ये कुछ तैरेगी, तो चालें जुड़ जाएंगी, जाहिर सी बात है। तो आप ये समझिए कि अनुकूल रहने पे चालें जुड़ती हैं, व धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी, वो हो जाएगी हमारी जस्ट अपोजिट x - y किलोमीटर पर आवर। वो कैसे, मान लीजिए देखिए ये धारा है, इधर जा रही, नदी की धारा इधर ही बह रही। अब ऋतु ने उल्टा तैरना शुरू कर दिया, प्रतिकूल कहते हैं उल्टा को, तो इसके विपरीत, तो इधर तैरना शुरू कर। देखिए अब ऋतु तो इधर जा रही, बट जो धारा है वो इधर जा रही, तो धारा क्या करेगी, ऋतु को उस तरफ ठेलने की प्रयास करेगी, बट ऋतु जो है वो इधर प्रयास करेगी। ओके, तो यहाँ देखिए, और ये भी जान लीजिए कि ऋतु जो चाल रहेगी, जो तैरने वाली चाल रहती है, हमेशा ज़्यादा रहती है, नहीं तो ये इसको बहा ले जाएगी जस्ट अपोजिट दिशा में। तो चलिए विपरीत में मानिए आप प्रतिकूल में, कि प्रतिकूल में जो चालें रहती हैं वो घटती हैं। ओके, यदि मान लीजिए आप किसी नदी या नाले में नहीं, या किसी नहर में तैर रहे हैं या नहा रहे हैं, तो आप उसकी जब विपरीत दिशा में, जिस दिशा में नहर या नाला बह रहा होता है नदी, उसकी विपरीत दिशा में जाने की प्रयास करते हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट करना होता है, प्रयास लगाना होता है आगे की ओर। तो वहाँ हम क्या करते हैं, चाल तो आपकी जाहिर सी बात है घट जाएगी, क्योंकि आप प्रयास लगाएंगे तो उधर से जब पानी का बहाव रहेगा वो ठेलेगा, तो आपकी चाल जाहिर सी बात है घट जाएगी। अनुकूल रहने पे चालें जुड़ती हैं, इतना याद रखिए, और प्रतिकूल रहने पे चाल घट जाती हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन में क्या कहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, कितने घंटे में, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। लिखते हैं हम प्रश्नानुसार। ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है, एंड इसके पहले वाले इसमें एक क्वेश्चन दिया है उदाहरण में, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जो जिसमें कि नाव से रिलेटेड है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्नानुसार 1 लिख दीजिएगा, प्रश्नानुसार पूरा, ये प्रश्नानुसार
जीरो लगा दिया, इसका मतलब प्रश्न अनुसार, इसको पूरा लिख लिया। तो प्रश्न अनुसार क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल जाएगी जब क्या होता है, लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जो ऋतु चाल होगी। देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल, चूँकि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। चाल क्या होगी अनुकूल धारा के, वो हमारी x प्लस वाई होगी, x प्लस वाई होगी। और कुल डिस्टेंस कितनी दी है इस समय, इस कंडीशन में 20 किलोमीटर। ओके, जो दूरी दी है वो 20 किलोमीटर दी, एंड टाइम कितना लगा 2, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय 2 घंटा है। x प्लस वाई इक्वल टू आपको हो जाएगा 10। दिस इज़ योर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, चीज़ों को आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है कि चीज़ों को आपको समझना है, रटना नहीं है, मैथ्स है। आप रटेंगे परीक्षा के समय आप चीज़ों को भूल जाएंगे, पछतावा होगा, रिपीटेंस होगा। तो चीज़ों को समझिए। धारा के अनुकूल गई, चालें जुड़ गई, कुछ नदी की धारा की चाल थी और कुछ ऋतु की। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार सेकेंड। प्रश्नानुसार सेकेंड क्या है, ये कह रहा है क्वेश्चन में धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में मतलब उतने ही समय में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, वो भी धारा के प्रतिकूल। तो लिखेंगे धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल जो ऋतु की जो चाल होगी वो हमारी, देखिए चाल घट जाती है, हमने बता दिया था आपको बेसिक से कि धारा का प्रतिकूल क्या होता है, अनुकूल क्या होता है। तो x माइनस वाई इक्वल टू कुल डिस्टेंस इस बार दी है इस कंडीशन में 4 किलोमीटर तैर सकती है। 4 किलोमीटर आपकी दूरी हो गई और समय दिया 2 घंटे, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। इजी है। अब इजी क्या है, हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि से और x और y की वैल्यू प्राप्त करेंगे, जो कि x हमारी धारा की चाल और y हमारी x हमारी ऋतु की चाल और धारा की चाल y होगी। तो चलिए लिखते हैं इसको, किस प्रकार लिखेंगे, विलोपन विधि से बाय एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, विलोपन विधि से ऐसे उसको लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे, घटाने पर घटा देते हैं, घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, कट जाएगा, 0 आएगा, एंड माइनस से प्लस होगा, 2y इज इक्वल टू माइनस ये होगा, ये प्लस है तो 8, y की वैल्यू आपकी आएगी 4। ओके, कट जाएगा ना, 2 से 2 4 बार, तो y की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब y की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि आप मान रख देते हैं, लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रखने पर, किसी भी इक्वेशन रखिए तो हम 2 में रख देते हैं। आप लिख दीजिएगा डायरेक्ट कि y का मान समीकरण 2 में रखने पे ऐसा लिख दीजिएगा, जो कि प्रोसेस होती है, सेम प्रोसेस डायरेक्टली नहीं करना होता, बट हम डायरेक्टली कर रहे हैं क्योंकि हमके आंसर लाना है। और आपको अगर बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है तो आप लिख के करेंगे, क्योंकि सही प्रोसेस से ही फुल नंबर मिलते हैं। ये आपका 2 हो गया एंड x माइनस 4 इक्वल टू 2, आप ये हमने वैल्यू रख दी y की, एंड x इक्वल टू 6। दिस इज योर आंसर ऑफ x एंड y। x हमारा क्या था, ऋतु की चाल, एंड y हमारा था किसकी चाल, धारा की चाल। देखिए इस हमेशा चीज़ों को ध्यान में रखिए, अनुकूल जाने पे, अनुकूल का मतलब ये होता है कि उसके अनुसार, उसके सापेक्ष। चलिए हमने x और y की वैल्यू प्राप्त कर ली, अतः हम लिख सकते हैं, अतः करके लिखेंगे, अतः ऋतु की स्थिर जल में चाल 6 किलोमीटर पर आवर व क्या होगा, धारा की चाल हमारा हो जाएगा 4, जो कि हमने y की वैल्यू प्राप्त की, वही हमारा धारा की चाल है, 4 km पर आवर होगी। ओके, तो ये आपका हो गया। दिस इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चीज़ों को समझ लीजिए, हमेशा याद रहेगा, रटने से काम नहीं चलेगा।
तो हमारी चाल आ गई स्थिर जल में, ऋतु की चाल आ गई 6 किलोमीटर पर आवर व धारा की चाल आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है एंड हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझने की क्या बात है, अब चलिए हम समझा देते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं। हमने किया क्या, एक नदी बनाई, मान लिया धारा है, ये धारा है, इसकी चाल y किलोमीटर पर आवर और ये ऋतु है। तो अनुकूल मतलब उसी की दिशा में, तो उसी दिशा में चल रही, तो कुछ इसकी चाल कुछ इसकी चाल जो होगी ऐड हो जाएगी। तो हमने लिखा अनुकूल धारा की अनुकूल चाल x + y एंड प्रतिकूल चाल क्या होती है, प्रतिकूल हमारी x - y। तो हमने दूरी और चाल का पहला कंडीशन लिया, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बराबर क्या होता है हम जानते हैं, फार्मूला दूरी बटे समय। तो ये हमने अप्लाई कर दिया एंड इक्वेशन फर्स्ट, इसी प्रकार इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 को सॉल्व किया, आपका आंसर मिल गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे का दूसरा है, जो कि है 2 महिलाएं व एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ऐसा कुछ, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष उसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लगेगी पुनः इसी कार्य को करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे क्योंकि आपको सॉल्व करना है, चीज़ों को समझना है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आपको लग रहा होगा कि टफ है, क्यों लग रहा होगा वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें वर्क जो काम वाले क्वेश्चन होते हैं ना थोड़ा सही इजी होते हैं, बट अगर आप क्वेश्चन को नहीं लगाएं, पहली बार लगा रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा टफ बन जाता है। तो डोंट वेरी, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे कि चीज़ों को आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फर्स्टली। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन में ये कहा है कि पहले क्वेश्चन में 2 महिलाएं प्लस 5 पुरुष कितने दिन में कार्य करते हैं, वो हमारे कसीदा तो 4 दिन में टोटल 4 दिन लग जाता है काम करने में। और जब हमारी 3 महिलाएं एंड 3 महिलाएं प्लस कितने 6 पुरुष जो हैं उस काम को कितने दिन में करते हैं, वो 3 दिन में पूरा करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया दिया गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ बेसिक लॉजिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तो जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो देखिए हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन निकालना है कि प्रत्येक महिला, वो अकेली महिला इस काम को कितने दिन में करेंगी, और अकेला पुरुष इस काम को कितना दिन में करेगा अकेला। तो मानते हैं जो चीज़ निकालने को कही वही हम मानते हैं। माना किसी इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला इस काम को x दिन में करेगी। हमें नहीं मालूम कितना दिन लगाएगी, बट हम मान लेते हैं x दिन में इस काम को x दिन में पूरा करेगी, ऐसा कुछ x दिन में पूरा करेगी। वह अकेला पुरुष काम को y दिन में पूरा करेगा, y दिन में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन अब हम समझाते हैं कि क्या करना है, पूरा करेगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन का करने के लिए ना हम क्या करते हैं, 1 दिन का निकालते हैं, 1 दिन की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा आप मान लीजिए, हमने तो यहाँ लिखा है कि माना कि महिला इस काम को x दिन में करती है, ओके, x दिन में करती है। अच्छा आप ये सोचिए कोई महिला है, मान लीजिए महिला ने काम को 10 दिन में किया। कितने दिन में किया, 10 दिन में। तो उस काम को 10 दिन में किया, और ये बताइए उस काम को अगर मैं कहूँ 1 दिन में, उस काम को कितना करेगी एक काम है उसको महिला ने 10 दिन में किया, तो महिला 1 दिन में कितना काम करेगी, 1/10। तो एक अगला एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई काम है महिला ने उसे 2 दिन में किया, तो 1 दिन में कितना की, 1 दिन में उसने कितना काम किया, आधा काम किया। वो कैसे, क्योंकि 2 दिन में जब पूरा काम की तो 1 दिन में आधा ही काम होगा ना। तो
1/2 कर दिया। अब वैसे यदि 10 दिन में पूरा काम की तो एक दिन में कितना काम पूरा करेगी, एक 1/10। इसी प्रकार हम मानेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक दिन में महिला काम करेगी, कितना काम करेगी, एक दिन में महिला काम करेंगी। इस तरह देखिए काम वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे ही होते हैं, आपको चीज़ों को समझना होगा। एक दिन में महिला काम करेगी बराबर 1/x दिन, हमें नहीं मालूम है x दिन है तो 1/x हो जाएगा। यदि 10 था तो 1/10 हो जाता है, अगर 2 दिन होता है तो 1/2 हो जाता है। ओके, तो x माना है तो 1/2 हो जाता है। वह एक दिन में पुरुष कुल काम करेगा, ये काम करेगा, पुरुष काम को करेगा, कितना काम करेगा, 1/y। ओके, 1/y। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको चीज़ों को प्लीज़ करके चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना होगा। ओके, मैं समझ सकता हूँ ये क्वेश्चन किस तरह का है और आपको समझ में आ रहा हो कि नहीं, तो प्लीज़ चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। हमने क्या बताया कि मान लीजिए कि इसको हम एक दिन से तुलना करते हैं, हमेशा काम वाले को एक दिन से तुलना करते हैं। यदि मान लीजिए फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई आदमी है, वो एक काम को कितने दिन में, 5 दिन में करता है। वो एक काम को 5 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, वो उस काम का 5वां भाग करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और लीजिए, इधर समझा देते हैं। एक आदमी है, वो पूरा काम को 2 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 2 दिन में करता है काम, पूरे काम को। तो एक दिन में कितना करेगा, m/2। सॉरी, कोई आदमी है एक काम को 2 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, उस काम का आधा तो करेगा। ओके, ये चीज़ों को आप समझना है। इसी प्रकार यदि आदमी कोई काम को 5 दिन में करता है तो एक दिन में उसका 1/5वां भाग काम करेगा, जाहिर सी बात है। तो चलिए अब क्वेश्चन का लॉजिक समझा दिया है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला कंडीशन क्या था कि 2 महिलाएं 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में करते हैं, कुल मिलाकर के 2 महिलाएं और 4 पुरुष। तो प्रश्नानुसार वन क्या हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा एंड ये हमारा हो जाएगा 5y = 1/4। 1/4 ही क्यों होगा, 4 का नहीं होगा, ये हम समझाते हैं। देखिए एक दिन में 1/x काम करेगा, तो 2 दिन में कितना होगा, 2/x। ऐसे ही 5/xy हो गया। एंड कुल काम कितना था, पूरे काम कितने दिन में कर रहा था, 4 दिन में, तो एक दिन में कितना भाग होगा, 1/4 काम होगा, इसीलिए 1/4 कर दिया। तो चीज़ों को प्लीज़ करके समझिएगा। एंड ये क्वेश्चन आपको ये हो गया। प्रश्नानुसार 2 लेते हैं। प्रश्नानुसार 2 क्या होगा, प्रश्नानुसार कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष थे, तो 3/x हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा 6/y = 1/3। ओके, तो काम वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, 1/, करके ही होते हैं। आपको प्रैक्टिस करना होगा इस पर, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, इसको रैखिक समीकरण युग में बदलना है। वो कैसे बदलेंगे, हम मान लेंगे 1/x बराबर m और 1/y = n, और यहाँ मान लेंगे 1/x। देखिए 1/x इसमें भी है, 1/y = इसमें है और 1/y = इसमें है। तो मानते हैं, माना 1/x = m व 1/y = n। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये ऐसा कुछ है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, हमने मान लिया m, तो 2m प्लस इसी प्रकार 5n = 1/4। ओके, एंड आपका हो जाएगा 3m प्लस 6n = 1/3। दिस इज़ योर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। हमने इनको इक्वेशन क्यों नहीं माना, आप इसको भी मान सकते हैं, तीसरा चौथा हो जाएगा। तो यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, तो यहाँ आपका इक्वेशन यहाँ से बनना शुरू होता है, ये हमने मान लिया। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, पहला और दूसरा। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे,
बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोफिशिएंट ये जो होते हैं चर के गुणांक बराबर करने होते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, ये 6 हो जाएगा, इसमें 2 गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, और घटा देंगे इजीली आ जाएगा, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन हम हमें करते आए हैं। तो चलिए समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में किससे गुणा करने पे, 2 में आपका कह देंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। देखिए चीज़ों को अपने आप को समझना होगा, ओके, सॉरी दिख नहीं रहा था, चीज़ों को आप में ये देखना होगा कि क्या किससे गुणा करने पे बराबर हो रहा है, ये आपको माइंड में समझना होगा। इसीलिए 3 से गुणा करेंगे या 2 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा हमारा 6m प्लस 15n, 3 से गुणा कर रहे हैं, एंड ये हो जाएगा 3/4। 1/4 में 3 से गुणा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 6m प्लस 12n इक्वल टू 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा हो रहा है 2/3। लिखते हैं घटाने पर, क्यों घटाने पर, घटाएंगे तो कट जाएगा, घटा दिया हमने, घटा दिया और ये कट गया, यहाँ घटाएंगे आपको हो जाएगा 3n, 15 और 12 में से 3n। अब इसको घटाना है, ये कैसे घटाएंगे, ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव कर देंगे, तो इसको घटाने के लिए ऐसे करेंगे 3/4 माइनस 2/3, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ये माइनस चिन्ह हो गया, ओके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये भिन्न का हो गया घटाना, इसका एलसीएम 12 आएगा, ये 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा और 3 उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, ये 3 4 बार जाएगा, जब भाग देंगे तो उत्तर उतना ही बार गुणा हो जाता है, जो कि हमारा हो जाएगा 8। 3n इक्वल टू इतना आया, 3n इक्वल टू 1/12 एंड n की वैल्यू हमें मिलेगी 1/36 मिल गया। एंड अब हम क्या करते हैं कि किसी इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं, ओके। कौन सी इक्वेशन चलते हैं, हम फर्स्ट में रख देते हैं, आप लिखिएगा, देखिए इधर ही सॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा चीज़ों को आपको समझना है, तो ये आप ना सोचिएगा कि स्पेस बचा रहे हैं, तो लिख दीजिएगा y का मान समीकरण किस में रखते हैं, हम 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में 2m डायरेक्ट लिखते हैं, 5n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है आपकी 1/36 इक्वल टू 1/4। हमें m की वैल्यू निकालना है, तो 2m कर लेते हैं, 1/4 माइनस 5 ये 5 लिखा है ना, 5 1 2 1 5/36 इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, एंड एलसीएम 36 9 बार जाएगा, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई 5 एक बार जाएगा, 2m इक्वल टू आपको हो जाएगा 9 में से 5 गया 4/36 कट जाएगा 1/9, एंड m की वैल्यू मिलेगी 1/18 के, वो कैसे, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें जाएगा भाग में, तो m और n की वैल्यू प्राप्त हो गई, हमें m और n की वैल्यू इजली प्राप्त हो गई है। चलिए अब यहाँ लिख देते हैं, अब देखिए स्पेस नहीं है, अगले पन्ने में नहीं करना चाहते, इसमें हम आपको चीज़ों को समझा देते हैं। अब लिखिएगा, अब आपको नीचे लिखना है ऐसे, अब चूँकि क्या 1/x इक्वल टू हमने माना था m, तो 1/x इक्वल टू m की वैल्यू क्या मिली, 1 हमें मिली है, सॉरी m मिली थी 18 मिली है, एंड यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 18, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 18, और क्या था 1/y इक्वल टू n था, n की वैल्यू क्या थी 1/36 एंड y की वैल्यू आ गई हमारी 36। तो x और y की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली, तो x किसको माना था हमने, महिलाओं को माना था, ओके। क्या माना था कि एक महिला उस दिन कितने दिन में करेगी, x दिन में, तो x की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली 18, तो अतः हम लिख देंगे, अतः एक महिला कुल काम को 18 दिन में करेगी, ऐसा आप लिखेंगे, और लिखेंगे वह एक पुरुष अकेले काम को, मतलब एक अकेला पुरुष उस काम को 36 दिन में करेगा। दिस इज़ योर आंसर, आपको अतः करके ऐसे लिख देना है, मैं चीज़ों को नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ,
तो आंसर आपको लिखना आना भी चाहिए, ये भी बेहद ही इम्पोर्टेंट बात है। मान लीजिए आपने पूरा आंसर लिख लिया, आप अता करके लिख नहीं पा रहे हैं कि लिखना क्या है, तो जो एग्जामिनर होता है ना, नंबर आपको काट लेता है, क्योंकि आप वो यही लास्ट में देखता है कि आंसर आपने क्या लिखा है लास्ट में, सही प्रोसेस तो की है, इतना लंबा क्वेश्चन है और लास्ट में आपने आंसर ही नहीं लिखना जानते, तो आंसर भी लिखना आप जानिएगा। लिख दीजिए, अतः एक अकेली महिला कुल काम को 18 दिन में करेंगी, वह एक पुरुष अकेला उस काम को 36 दिन में करेगा। दिस इज़ योर आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है दूसरे का। रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी दूरी द्वारा तथा शेष बची बस द्वारा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करे तो उसे 4 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी एवं बस की चाल। तो फर्स्ट ऑफ हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर रेलगाड़ी और बस की चाल मान लेंगे और उसके बाद फुल कॉन्सेप्ट और लॉजिक को हम आपको समझाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, वाकई हम बता रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा जो क्वेश्चन है सब अलग अलग तरह के, बट आप 1 से 2 बार अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो आपके लिए हलवा बन जाएगा क्वेश्चन ईजिली, हम सही बता रहे हैं। तो आप पहले तो चीज़ों को समझ लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन होगा, एंड देन आफ्टर आप क्या करते हैं एग्जाम्पल्स वगैरह, और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो वाकई मैं वैसे ही आपको क्या कराऊंगा कि मॉडल पेपर क्वेश्चन सोल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो कि है इसको हम सॉल्व करते हैं, बताते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें प्राप्त करनी होती है उसे हम मान लेते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी है तो हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल जो है, रेलगाड़ी की द स्पीड ऑफ रेलगाड़ी एंड ट्रेन्स, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा बस की चाल क्या है वो हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। देखिए चीज़ें सेम हम हर बार मानते हैं, हर बार इसी तरीके मानना चाहिए, mx कुछ भी मान सकते हैं। तो ये आपका हो गया दूसरा। रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर एंड बस की चाल मान ली y किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अब पहला प्रश्न में क्या कहा है कि रूही जो है 300 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितनी? कुल डिस्टेंस कितनी? 300 किलोमीटर है। ओके, कुल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि कुछ रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। तो पहले में कहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर दूरी तथा शेष बस द्वारा, ओके, तो 60 किलोमीटर दूरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए पहले में क्या 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है, 60 किलोमीटर। ओके, तो लिखेंगे 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाने में लगा समय, या रेलगाड़ी से लगा समय जाने में लिख सकते हैं 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाने में लगा समय प्लस शेष कह दिए। देखो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, शेष मतलब कि बची हुई दूरी। तो बची हुई दूरी क्या होगी आपकी? 240 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारी थी 300 किलोमीटर। अगर यार ये 60 किलोमीटर चल देती है रेलगाड़ी से, तो शेष हमारी दूरी कितनी बची है? 240, क्योंकि वो 300 किलोमीटर जाना है। तो अब लिखेंगे 240 किलोमीटर किससे जाएगी? बस से जाने में लगा समय। 240 किलोमीटर बस से जाने में लगा समय, या ऐसे लिख सकते हैं लगा समय। देखिए हम चीज़ों को समझा रहे हैं, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। कितना समय लग रहा है? टोटल लग रहा है हमारा 4 घंटा। कितना? 4 घंटा, 4 हावर्स लग रहे हैं समय गाइस। तो 60 किलोमीटर में लगा समय, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल हमारी है x, तो कुल टाइम जो हुआ t1 + t2। तो इसको लिख क्या सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10। इसको लिख सकते हैं हम क्या? ये समय अच्छे ही बताइए। समय और क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो 60 किलोमीटर ये आपका दूरी हो गई एंड हमारी चाल की थी x, तो इसको भी लिख सकते हैं 240 / y = 4। ये टोटल हमारा
इक्वेशन बन गया, दिस इज़ योर इक्वेशन फर्स्ट। मान लीजिए ऐसे, देखिए यहाँ हमने लिखा, ऐसे भी हम कर सकते थे, दूरी, ये क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ओके, तो कुल समय क्या था, 4 घंटा लग रहा है, ये कुछ समय लिए कुछ समय, तो यहाँ इस समय के स्थान पे हमने 60/x लिख दिया। 60/x मतलब 60 दूरी हो गई और चाल हमारी x हो गई। और 240 शेष दूरी का है, मतलब 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर बाई y = 4 आवर। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, या इसे अभी रहने भी दीजिए, चलो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब कंडीशन 2 में क्या कहा है, कंडीशन 2 में कहा है कि 4 घंटे लगते हैं 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तथा शेष जब कह दी बची हुई, तो डायरेक्टली करते हैं 100/x एंड शेष कितना है 200, शेष मतलब 200 क्योंकि 300 जाती है, तो ये आपको y हो गया। कितने घंटे लेती है, कह रही कि 10 मिनट अधिक लेता है गाइस। 10 मिनट अधिक तो किससे अधिक लेता है, जो उसने पहली बार यात्रा की थी तो 4 घंटे लग रहा है, तो अब 10 मिनट अधिक लग रहा है, तो क्या करेंगे 4 घंटे प्लस 10 मिनट। ओके, ऐसा कुछ कह रहा है क्वेश्चन में, चीज़ों को समझिए, ऐसा नहीं कि 10 ही मिनट लग रहा है, 4 घंटे प्लस 10 मिनट, क्योंकि कह रहा है कि 10 मिनट अधिक लगता है, जो पहली बार यात्रा की थी, कुछ रेलगाड़ी से की थी कुछ बस से, लेकिन अब की रेलगाड़ी से उसने 100 किलोमीटर कर ली, तो ऐसा कुछ हो गया। तो इसको क्या करते हैं, पहली बात तो हम घंटे में परिवर्तित कर देते हैं, टोटली यूनिट एक में रहनी चाहिए, ना कि कोई घंटे में कोई सेकंड में। तो 200y ये हो गया, ये 4 घंटे ऐसे ही रहेगा। अच्छा 10 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 10 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको हम 1/6 हावर। 1/6 हावर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हावर जो होता है इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, 60 मिनट होता है। तो 10 मिनट किसके बराबर होगा, 1 इसको लिख सकते हैं 6/10, तो 10 ये मिनट है ऐसा लिख दीजिएगा। तो 6 जो कि क्या कहते हैं 10 मिनट किसके बराबर होगा, 1/6 हावर के ही तो बराबर होगा 10 मिनट, यही तो होगा ना, ये 10 यहाँ चला आया, ये हावर है घंटे। तो ऐसे ही समझिए कि 10 मिनट जो होगा वो 1/6 घंटे के बराबर होगा, ये हावर हो गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, 24 1 25 25/6, तो 100x प्लस 200y = 25/6, ये हावर में आपका कन्वर्ट हो गया। ओके, 25/6 हावर, ऐसा कुछ। तो ये अब तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, आप मान लेंगे 1/x = m एंड 1/y = मान लेंगे n, इसको भी वही चीज़ें इसमें सेम है। तो पहला इक्वेशन बनेगा 60m प्लस दूसरा बनेगा 240 n एंड आपका ये बनेगा। चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि माना 1/x = m व 1/y = n। देखिए क्वेश्चन को समझिए, लॉजिक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं चीज़ों को तो आपको उस तरह के क्वेश्चन चाहे जितने क्वेश्चन आ जाएँ, डिजिट चेंज भी हो जाए तो आप कर लेंगे। ये प्रैक्टिस, मैथ और मैथ टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा समझने की। फुल कॉन्सेप्ट मैं बता दिया हूँ। तो अब क्या होगा, इक्वेशन जब ऐसा मान लेंगे तो अब हमारा हो जाएगा 60m प्लस 240 n = 4 एंड इस इक्वेशन मान लेते हैं, ये इक्वेशन दूसरा था, ऐसा मान लेते हैं तीसरा इक्वेशन है, और इसको मान लेते हैं। अब बनेगा ये 100m, ये दूसरा इक्वेशन बनेगा, प्लस 200n = 25/6। अब इसको आप क्या करिएगा, इसको अब सॉल्व कर लीजिएगा बाय एलिमिनेशन मेथड। वो कैसे, वो हम आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। देखिए इस अभी क्या करते हैं, इसको पूरा इक्वेशन नहीं मानेंगे, चौथा इसको कॉमन ले लेते हैं, इसमें 25 कॉमन ले लेते हैं। वो कैसे, चलो आगे देखिए, 25 कॉमन लेते हैं हम, ठीक है। तो 4m प्लस 8n = 25/6, तो 25 यहाँ गुणे में, यहाँ भाग में जाएगा, यहाँ आएगा, तो ये सामने सामने कट जाएगा। ये 4m प्लस 8n = 1/6, सॉरी हाँ 1/6, ऐसा कुछ इक्वेशन बन गया। अब देखिए क्या करना है, अब ये 4 है और ये हमारा 60 है, तो 15 से गुणा कर देते हैं, किसमें, इस इक्वेशन में। जब हम 15 से गुणा कर देंगे तो आराम से ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं कि अब
इक्वेशन में फोर्थ हो गया। अब विलोपन विधि से करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में 15 से गुणा करने पर, ऐसा कुछ गुणा करेंगे तो कितना होगा, 60m प्लस 8n, 8 नहीं, 8 आपका जब 15 से गुणा होगा तो ये 19 हो जाएगा। 19 इज इक्वल टू 15/6। ओके, ये हो गया। अब कर दीजिए घटाने पर। देखिए आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि समीकरण 4 में 15 से गुणा करने पर व समीकरण 3 - 4, ऐसा भी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्या होगा, लिखिए कौन कौन समीकरण चलना है, हमें समीकरण चलना है ये 4 से, इस समीकरण से, और इस देखिए अब इक्वेशन इसको 5 मान लीजिए, क्योंकि गुणा करने के बाद अलग इक्वेशन बन गया। तो समीकरण 5, देखिए समीकरण कितना भी रहे इससे आपको टेंशन नहीं लेना कि कितने समीकरण बनते जा रहे हैं। ओके, समीकरण 5 और समीकरण 3 से चलते हैं। समीकरण विलोपन विधि से कर दिया हमने, लिखेंगे समीकरण 3 व 5 से। 3 और 5 से क्या करेंगे, इक्वेशन हमारा हो जाएगा 60m प्लस 240n इक्वल टू 4, एंड ये हो जाएगा 60m प्लस 19n इज इक्वल टू 15/6। एंड घटाने भी लिख दीजिएगा, इधर घटा देते हैं, ये कट गया, और घटाएंगे इसको कितना आएगा, ये आपका आएगा 150, इधर करते हैं 150n आएगा, और इसको घटाएंगे, इसको, ये आपका प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा। अब घटेगा कैसे, इसको समझिए, ये 4 - 15/6 ऐसे ही घटेगा, घटाना चिन्ह आ गया। अब एलसीएम इसको सॉल्व करते हैं कि 24 6 चौक 24, 24 माइनस 15 तो 15 में 24 गए 9, और सॉरी 24 माइनस 15 कितना होगा 9/6 इज इक्वल टू 3/2। देखिए आपको शॉर्टली ट्रिक से या कुछ भी करके आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ आना ही चाहिए। अगर नहीं आता तो आप चीज़ों को पहले सीख लीजिए। तो यहाँ हमने वही किया, यहाँ ऐसे होता 6 आ जाता, जो कि हमने नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया। तो ये आपको होगा 3/6, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 एंड 3 कट जाएगा 15। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/100, ये 50 इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/100 होगा। ओके, तो n की वैल्यू आ गई। अब हम m की वैल्यू प्राप्त करते हैं। m की वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम इधर सॉल्व कर देते हैं। लिखिएगा कि n का मान समीकरण किस में रख दें, हम समीकरण रखते हैं, आपको हम रखते हैं 4th में, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण सॉरी दिख नहीं रहा था, n का मान समीकरण 4 में रखने। समीकरण 4 क्या हमारा, 4m इक्वल टू 8 इंटू n की वैल्यू 1/100 इज इक्वल टू 1/6। तो ये कटेगा 4 से 2, ये 25। ओके, ये 4m इक्वल हो जाएगा, हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो 1/6 माइनस 1/25, सॉरी 2/25। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 150, एंड ये 25 बार जाएगा, 25 माइनस इतना हो गया। ओके, एंड सॉरी गाइस, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी हो रही, गलत हो रहा है। वो भी कहाँ से, जब हमने यहाँ समीकरण 4 में 15 से गुणा किया, तो गुणा करने पे हमने 15 × 60 किया, और 15 × 8 = 120 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए, तो 15 × 8 = 120, बट हमने यहाँ 90 कर दिया, जो कि हमारा क्वेश्चन यहीं से डिसमिस हो रहा था, यहाँ हमें मालूम चल गया। तो प्लीज़ ऐसी गलतियाँ आप नहीं करना, ये क्वेश्चन यहाँ से रॉन्ग हो जाता अभी पूरा, अभी इधर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, ये 15 से गुणा किया तो इक्वेशन हो जाएगा 120n होगा। ओके, सॉरी इधर सॉरी गलती हो गई गाइस, क्योंकि आपको चीज़ों को समझना थी कि इक्वेशन ज़्यादा हो गए थे, स्पीडली करना चाहा। तो 15 × 60 m प्लस 120n इज इक्वल टू 15/9। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम इजीली सॉल्व करते हैं। ओके, हम इसको अभी इजीली सॉल्व करते हैं। ये हमारा इक्वेशन हो गया 5th, एंड अब हम चलते हैं अपना चलेंगे अब इक्वेशन अपने 3 और 5 से। 3 चलेंगे क्योंकि 60 इसमें भी, 60 इसमें घटाएंगे तो कट जाएगा। सॉरी देखिए गलतियाँ होती रहती है, तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे। गलती देखिए, मेन चीज़ आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन आप इजीली खुद कर लेंगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, आपको मेन लॉजिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। लिख दिएगा
विलोपन विधि से समीकरण 3 व 5 से ऐसा कुछ लिख देंगे। समीकरण 3 क्या है? 60m 240n इज इक्वल टू, इधर देख लेते हैं हमने, फिर गड़बड़ी हो जाएगी, इज इक्वल टू 4 है। ओके, 4 है हमारा। एंड दूसरा क्या कहते हैं, सॉरी दिख नहीं रहा था आपको, इतना है। समीकरण 3 हुआ, हम 5 से चले हैं, तो समीकरण 5 क्या है? 60m प्लस 120n इज इक्वल टू 15/6। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पे, घटाएंगे तो चीज़ें कट जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी घटाने पर। यहाँ घटा देते हैं, कट गया, घटाएंगे ये 120n होगा, और इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 4 - 15/n, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है। तो 120n इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 24 - 15 इज इक्वल टू 9/6, तो कट जाएगा 3/2, 3 से कटेगा। एंड ये भी कट, सॉरी अभी नहीं करते हैं, 120n 3/2, 120 यहाँ कटेगा, 40 n इज इक्वल टू हो गया 1/80, n 1/80 n की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। अब हमें m की वैल्यू प्राप्त करनी, तो चलिए n का मान समीकरण किस में रख देते हैं, हमें ये 5वां था हमारा, तीसरे में रखते हैं। चलिए तीसरे में रखते हैं, समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है? 60m प्लस 24n की वैल्यू 1/80 इज इक्वल टू 4। ओके, ये कट जाएगा 0 0, 8 से करेगा 3 टाइम्स, तो 16m इज इक्वल टू हो गया 4 - 3, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये 3 है, तो 16m इक्वल टू 1, एंड 6m की वैल्यू क्या मिलेगी? m की वैल्यू मिलेगी 1/60, ये आपका मिल गया m की वैल्यू। हमें तो प्राप्त करनी थी x और y की वैल्यू, जो कि हमारा ये रेलगाड़ी और बस की चाल है। तो चलिए, अब चूँकि हमने क्या माना था 1/x इक्वल टू m, तो 1/x इक्वल टू 1/60 1/60 एंड x इक्वल टू 60 आ गया। वह 1/y इक्वल टू हमने माना था n, तो 1/y इक्वल टू 1/80, n की वैल्यू 1/80 है, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 80। दिस इज़ योर आंसर। x हमने माना था रेलगाड़ी चाल एंड y माना था हमने बस की चाल। ओके, तो अब क्या देखिए, रेलगाड़ी चाल इसे यहाँ स्लो है, ओके, क्योंकि 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पर आवर है, तो रेलगाड़ी की चाल स्लो, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं किसकी चाल स्पीड जो है स्लो है एंड किसकी स्पीड हाई है। तो लिख देते हैं, अतः रेलगाड़ी की स्पीड या चाल, द स्पीड ऑफ हेंस, इंग्लिश कहते हैं हेंस, रेलगाड़ी की चाल, हेंस मंत्र मुर्गियाँ भी होती हैं, ऐसा ना समझिएगा, हेंस मनी अतः भी होता है। रेलगाड़ी की चाल, हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 60 किलोमीटर पर आवर, तथा बस की चाल 80 किलोमीटर पर आवर होगी। दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने आपको बता दिया, इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था। देखिए, इसमें क्वेश्चन में छिपाए इस चीज़ को था कि शेष बची दूरी, आपको तो पहले कह दिया कि 60 किलोमीटर बस और ट्रेन से जाती है, और शेष, तो शेष क्या है? 300 में से जो होगा शेष होगा। तो 300 में जब 60 किलोमीटर दूरी डिस्टेंस कवर कर ली है, तो बचेगा 240, तो 240 डिस्टेंस ले लेंगे। एंड दूसरे में क्वेश्चन क्या था? 100 किलोमीटर, और शेष दूरी क्या थी? शेष हमारी 200 थी। क्वेश्चन में तो ऐसा था। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया इजली। आप देख सकते हैं क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लंबा था, बट लंबा क्या है, आपको चीज़ों को समझना चाहिए कि किस तरीके से सवाल लगती हैं। और मैथ है तो मैथ में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लॉन्ग टाइप होते हैं, बट आपको चीज़ें सीखनी है, या रटना नहीं है। आपको चीज़ें सीखनी कि किस तरह के चीज़ें लग रही हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपका जो प्रश्नावली है ये तो कंप्लीट हो गया है 3.6। अब हम 3.7 को सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व नहीं करेंगे, ये अच्छी का मतलब होता है कि
आपकी इच्छा अनुसार जैसे आपको लगे। तो ऐच्छिक है, आप इसको कर लेंगे। ऐच्छिक क्या होता है कि जैसे हम जितने पूरे क्वेश्चन किए रहते हैं, आप 3.1 से करते आ रहे हैं, तो उसी का क्वेश्चन जो मिक्सअप होता है उसी वही क्वेश्चन होता है। तो इसको आप कर लीजिएगा। ये तो ऐच्छिक है, परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो आई होप गाइज ये सारे आज क्वेश्चन हम 4 क्वेश्चन कर लिए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।